आज हम डिस्कस करेंगे एंडोर्समेंट को और जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप क्या क्या होते हैं। तो देखते हैं कितने तरह के होते हैं। सामान्यतः जो पृष्ठांकन है उनका जो प्रारूप बताया गया है, रूप बताया गया है, वो 10 भागों में डिवाइड किया गया है। तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है जनरल पृष्ठांकन, जिसे ब्लैंक एंडोर्समेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अधिनियम की धारा 16 के अनुसार जब विलेख का पृष्ठांकन करता है, विलेख पर किसी का नाम लिखे, है ना, या केवल हस्ताक्षर कर देता है, तो ऐसे एंडोर्समेंट को हम जो है जनरल एंडोर्समेंट या ब्लैंक एंडोर्समेंट कहते हैं। ठीक है। दूसरा आता है इसमें स्पेशल या फुल एंडोर्समेंट होता है। तो ये क्या होता है कि जब पृष्ठांकनकर्ता विलेख पर किसी का नाम लिखकर उसके बाद अपने सिग्नेचर करता है, तो इस प्रकार का एंडोर्समेंट जो कहलाता है वो स्पेशल एंडोर्समेंट या फिर फुल एंडोर्समेंट कहलाता है। इसी में आता है तीसरे टाइप में, वो होता है कोरा पृष्ठांकन को पूर्ण पृष्ठांकन में बदलना। तो यहाँ पर होता है कि खाली या ब्लैंक जिसे बोलते हैं, ब्लैंक एंडोर्समेंट को उसका धारक उसे पूर्ण पृष्ठांकन में बदल सकता है कि जब जो है जनरल पृष्ठांकन में सिग्नेचर के ऊपर किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है, तो अधिनियम की धारा 49 के अनुसार यह विशेष प्रकार का पृष्ठांकन कहलाता है ना। फिर आता है इसी में कंडीशनल एंडोर्समेंट। तो अधिनियम की धारा 52 के अनुसार जब कोई पृष्ठांकनकर्ता विलेख की राशि के भुगतान में कई शर्तें जोड़ देता है, तो विलेख का भुगतान दायित्व उस शर्त को पूरा होने अथवा उल्लिखित घटना के घटने पर ही संभव होता है। तो इस प्रकार के बेचान में जब शर्त पूरी नहीं होती और विलेख के भुगतान का दायित्व उत्पन्न नहीं होता और ऐसी घटना का घटित होना संभव नहीं होता, तो विलेख का दायित्व से वो तो लेखक दायित्व से जो है फ्री हो सकता है। फिर इसी में आता है एक और कि दायित्व विहीन पृष्ठांकन। तो धारा 52 के अनुसार जब किसी विनिमय साध्य विलेख का पृष्ठांकन करता, विलेख का पृष्ठांकन करते समय यह स्पष्ट कर देता है कि विलेख के डिसऑनर हो जाने पर वह विलेख धारक के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होगा, तो इस प्रकार का पृष्ठांकन को हम कहते हैं दायित्व रहित पृष्ठांकन। इसी में आता है एक और कि ऐच्छिक पृष्ठांकन, जिसे वैकल्पिक पृष्ठांकन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर विनिमय साध्य विलेख की धारा 93 के अनुसार विलेख के डिसऑनर की सिचुएशन में डिसऑनर की सूचना लेखक को देने पर ही उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। लेकिन यदि पृष्ठांकनकर्ता विलेख के डिसऑनर की सूचना प्राप्त करने के अपने अधिकार को अगर सेक्रीफाइस कर देता है, तो ऐसे पृष्ठांकन को वैकल्पिक पृष्ठांकन कहा जाएगा। फिर इसी में आता है कलेक्शन के लिए पृष्ठांकन, है ना। तो संग्रहण के लिए पृष्ठांकन में विनिमय साध्य विलेख की धारा 50 के अनुसार जब विलेख का लेखक अपनी ओर से अथवा किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए विलेख का भुगतान प्राप्त करने या उसका पृष्ठांकन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को एजेंट के रूप में नियुक्त कर देता है, तो ऐसा पृष्ठांकन कहलाता है संग्रहण के लिए पृष्ठांकन। ठीक है। फिर आता है इसमें शोधन व्यय रहित पृष्ठांकन। तो इस प्रकार के पृष्ठांकन में विलेख का लेखक स्पष्ट कर देता है कि विलेख पत्र की राशि का शोधन से संबंधित कोई किसी भी प्रकार का जो एक्सपेंसेस है वो वहन नहीं करेगा, तो इस प्रकार का पृष्ठांकन कहलाता है शोधन व्यय रहित पृष्ठांकन।
फिर एक और इसमें आता है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। तो विनिमय साध्य विलेख की अधिनियम की धारा 50 के अनुसार प्रस्तांकन करने वाला स्पष्ट शब्दों में पहला तो आगे के पराक्रमण पर रोक लगा दे, या फिर प्रस्तांकी को लेखक पत्र के एजेंट बनाकर या फिर लेख पत्र की राशि प्रस्तांकन स्वयं के लिए प्राप्त कर ऐसा कर सकता है। तो इस प्रस्तांकित का विलेख के आगे प्रस्तांकन का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और ये कहलाता है प्रतिबंधित प्रस्तांकन। फिर एक होता है पार्शियल एंडोर्समेंट। तो इसमें होता है कि अधिनियम की धारा 56 के अनुसार प्रस्तांकन पूर्ण राशि के लिए ही किया जाना चाहिए, ठीक है, पर आंशिक राशि के लिए प्रस्तांकन अवैध माना जाता है। किंतु अगर विलेख की आंशिक राशि का पेमेंट प्रस्तांकन के पूर्व ही कैश के रूप में कर दिया है, तो इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख करते हुए धारा 56 के अपवाद के रूप में विलेख की शेष राशि के लिए पार्शियल एंडोर्समेंट को वैध माना जाता है। तो ये तो मैंने बताया कि ये कितने टाइप के हो सकते हैं एंडोर्समेंट। अब एंडोर्समेंट के टाइप के साथ साथ इसकी कुछ अजम्पशंस आ जाते हैं, इसकी कुछ मान्यताएं होती हैं। तो जानते हैं कि इसकी क्या क्या मान्यताएं हो सकती हैं। तो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 118 के अनुसार प्रस्तांकन की कुछ मान्यताएं हैं। वो इस तरह से हैं कि प्रत्येक प्रस्तांकन प्रतिफल के बदले में किया जाता है और विलेख का प्रस्तांकन जिस क्रम में है उसी क्रम में प्रस्तांकन किया गया माना जाता है ना। फिर आता है कि एंड्रॉयजरी को यह मानने का अधिकार है कि प्रस्तांकन का अधिकार पूर्ण और दोष रहित होता है। फिर विलेख को लिखने या स्वीकृत करने में किसी भी प्रकार की जालसाजी नहीं है, या जो विलेख है प्रस्तांकन के समय हमेशा दोष रहित है। फिर विलेख का प्रत्येक धारक जो होता है वो यथावधि धारक माना जाता है। तो ये तो मैंने कुछ अजम्पशंस बताए हैं। अब इसी के साथ एंडोर्समेंट में आता है कि एंडोर्समेंट करते समय या प्रस्तांकन के स्वरूप संबंधी हम ये कह लें कौन कौन सी हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए ना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें एंडोर्समेंट करते समय। तो जानते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां जो है कि एंडोर्सरी को रखनी चाहिए एंडोर्समेंट करते समय। हम मानते हैं कि एंडोर्समेंट जो होता है एक जनरल प्रोसेस होता है ना, सामान्य क्रिया मानी जाती है, परंतु प्रस्तांकन करते समय बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे सबसे पहला कि जब भी हम एंडोर्समेंट करते हैं तो प्रस्तांकन में किसी भी तरह का आदर्शसूचक शब्द होते हैं या फिर हमारी कोई शैक्षणिक डिग्री होती है, उसका हम प्रयोग जो है उसका अनुचित है। जैसे कि प्रस्तांकन में यदि आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग अवैध तो नहीं है पर ये अनावश्यक है। जैसे कि कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर न लगाए, श्रीमान, श्रीमती, श्री, पंडित, ये जो शब्द हैं इनमें प्रस्तांकन करते समय अनुचित माने जाते हैं। इसी प्रकार अगर हमारी कोई डिग्री है, एजुकेशन डिग्री है, उसको हम लिखते हैं जैसे MA, MCOM, MSc या PhD, तो इस प्रकार की जो एजुकेशन डिग्री है उन शब्दों का प्रयोग भी यहाँ पर अनावश्यक ही माना जाता है। अतः इनका प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए, है ना। फिर आता है दूसरा यहाँ पर कि एंडोर्समेंट में जो है प्रशासकीय पद या फिर नाम का प्रस्तांकन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यदि प्रस्तांकन का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को उसके प्रशासकीय कार्यों हेतु पद के आधार पर पेमेंट दिलाना हो तो अधिकारी का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती। केवल उसका जो डेजिग्नेशन है, उसका ऑफिस
उसका नाम ही वहाँ पर पर्याप्त होता है। जैसे हम कहें कि हमारे ही कॉलेज की हम बात करें और लिखें प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर, है ना। और अगर नाम लिखना ज़रूरी है तो हम कैसे लिखेंगे, हमारे प्रिंसिपल का नाम फिर प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर, है ना। तो ये लिखा जाएगा। और यहाँ पर विलेख पर प्रष्टांकन का उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसके पर्सनल पेमेंट देने के लिए नहीं होता है, बल्कि उस व्यक्ति के नाम के आगे उसके डेजिग्नेशन और उसके ऑफिस का नाम अनुचित है, क्योंकि ऐसा प्रष्टांकन जो होता है एक तरह से भ्रम पैदा करता है ना। और भ्रमात्मक होता है कि भुगतान व्यक्तिगत है या फिर इसका प्रशासकीय है ना। तो ये तो मैंने बताया था कि आपको कि डेजिग्नेशन और ऑफिस शब्द का प्रयोग हम किस तरह से किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। अब दूसरा आता है कि एंडोर्समेंट अगर महिला के लिए किया जा रहा है तो इसमें क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए ना। तो देखते हैं, महिलाओं के द्वारा प्रष्टांकन करने में सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि महिला की जो स्टेटस है वो बदलता है। शादी से पहले कुछ अलग होता है, फिर आफ्टर मैरिज कुछ अलग हो जाता है। अगर वो डिवोर्स ही है तो अलग होगा, या फिर उसकी हस्बैंड की डेथ हो गई है तो अलग हो जाता है ना। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं कि किस तरह से किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला आता है इसमें कि अगर कोई अनमैरिड वुमेन है तो अविवाहित महिला के प्रष्टांकन किए जाने पर उसका नाम जो है उसके नाम के साथ सरनेम जो है अंकित किया जाना पर्याप्त होता है। उसके नाम से पहले हम ये लिखें कुमारी या मिस शब्द का प्रयोग करें, यह आवश्यक नहीं है। फिर एक मैरिड वुमेन के लिए यदि विवाहित महिला के लिए प्रष्टांकन किया जाना है तो लिखे जाने वाले चेक या बिल पर उसके स्वयं खुद का नाम, उसके साथ ही उसके हस्बैंड का नाम जोड़कर अथवा स्वयं के नाम के साथ उसके सरनेम के नाम जोड़ा जा सकता है। किंतु प्रष्टांकन करते समय प्रत्येक जो मैरिड वुमेन है को अपने नाम के आगे अपने हस्बैंड के नाम अंकित कर लेना आवश्यक होता है। फिर एक डिवोर्सी महिला के लिए यदि कोई महिला तलाकशुदा है या तलाक होने के बाद विलेख का प्रष्टांकन करती है तो उसे अपने नाम में डिवोर्स से पहले लिखे गए विलेख का प्रष्टांकन करते समय अपना जो प्रेजेंट में नाम है और सरनेम है उसे आगे पूर्व में लिखा जाना चाहिए। जैसे हमें कह लें कि हम एक नाम देख लेते हैं इसमें कि मधु शर्मा और प्रीवियस नेम मधु ओझा, है ना। और यदि डिवोर्सी वुमेन है वो वापस से मैरिज कर लेती है तो पूर्व नाम में लिखे गए विलेख पत्रों का प्रष्टांकन करते समय उसे अपने नाम के साथ दोनों सरनेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हुआ डिवोर्सी महिला। अब इसी के साथ आता है दूसरा कि एंडोर्समेंट में अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो, है ना, तो क्या प्रष्टांकन किस तरह से किया जाएगा, क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसमें ना। जब किसी विलेख या चेक में पेई के नाम की जो है स्पेलिंग गलत लिख देते हैं तो उस विलेख का प्रष्टांकन करते समय प्रष्टांकनकर्ता को उसकी रॉन्ग जो स्पेलिंग का ही प्रयोग करना पड़ेगा जो कि विलेख में लिखी हुई है, अन्यथा सही नाम या सही स्पेलिंग का प्रयोग करने पर प्रष्टांकन अनियमित प्रष्टांकन हो जाता है ना। तो ये तो हुआ बताया मैंने स्पेलिंग मिस्टेक होने पर क्या किया जाना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी और प्रिकॉशंस भी हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशन और होते हैं।